प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक और नया प्लेयर आ रहा है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। जानने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कुछ अलग करने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ना, तो कुछ अलग करेगा तब तो मतलब बनता है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अलग है इस म्यूचुअल फंड कंपनी में। उसके बाद यूएस में टैरिफ चल रहा है ना, अप्रैल ऑनवर्ड्स टैरिफ चल रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप चाहते थे ना कि टैरिफ से भी थोड़ा पैसा कमाए यूएस। हाँ, तो जो अप्रैल का डेटा आया है उससे टैरिफ में यूएस को कितना कमाई हुआ है, कितना पैसा बनाया यूएस ने, जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इक्विटी और डेट रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेरी आपका आया है, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं सबको बोलूँगा कि इस आंसर को ज़रूर सुने, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद करेगा। और देखिए SIF ना सिर्फ से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग को क्वेरीज आते हैं, तो ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है SIF सिफ पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर्च में जाए, सिर्फ टाइप करेंगे, वो वीडियो मिल जाएगा, वॉच करें, अच्छा डिटेल आपको मिलेगा। और देखिए अभी कोई मार्केट में आया नहीं है ना, अभी भी चल रहा है, कुछ महीने लगेंगे। एडलवाइस का जैसे डिस्कशन हो रहा है कि भाई हाइब्रिड सिर्फ लाने वाला है, लेकिन हाँ फाइनली अभी पूरा डिटेल्स नहीं आया है ना। जैसे ही डिटेल्स आएगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो जस्ट वेट। हाँ, अभी कुछ महीने लगेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए या फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाउ आज का टॉपिक, तो भाई आज का टॉपिक तो ऑफकोर्स जो बड़ा न्यूज़ है कि फाइनली जियो और ब्लैक रॉक ने जो म्यूचुअल फंड के लिए अप्रूवल दिया था सेबी के पास, तो वो अप्रूवल आ चुका है। तो अब वो अपना म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक रॉक तो आपको पता ही होगा ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है ये, यूएस कंपनी, बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट दोनों का 50-50% का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने MD और CEO भी अनाउंस कर दिया, सिड स्वामीनाथन होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा ना, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उसके अलावा, उसके मुकाबले यहाँ अलग क्या होगा, तो ये मोस्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे ना, तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग बहुत कम होगा। रिलायंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये प्राइसिंग जो है रिलेटिवली एक कम रखने की कोशिश करेंगे, मोस्टली ना वॉल्यूम वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ब्लैक रॉक भी है ना, तो उनके कारण इनको एडवांटेज मिलेगा। तो इस तरह का कुछ अलग देखने को मिलेगा। और देखिए ब्लैक रॉक का एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, हाँ वो वेल नोन है वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो अलादीन का जो फुल फॉर्म है वो होता है एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्क मैनेजमेंट में मदद करेगा, प्लस डिफरेंट एसेट क्लासेस में ना पैसे को मूव करने में मदद करेगा। आप ना एसेट एलोकेशन यहाँ से कर पाएंगे। फिर कंज्यूमर डेटा इससे एनालाइज किया जाता है। उसके बाद फंड परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ इससे किया जा सकता है। तो ये सब हमें मिलने जा रहा है इंडिया में। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है ना, कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि अरे रिलायंस आ रहा है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। टेलीकॉम का बात अलग था, वहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स थे नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे हुआ। और प्लस रेगुलेटर भी उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। म्यूचुअल फंड में जो रेगुलेटर है से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सारे पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह का डिसरप्शन लाना मुश्किल है, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स रिलायंस है, ब्लैक रॉक भी है, दोनों मिलकर ऑफकोर्स अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे आने वाले सालों में। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टेलीकॉम जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, इतना आसान नहीं है। और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड में, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी प्लेयर्स का अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आया है नया प्लेयर, कुछ वैल्यू एडिशन भी करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी तो पता चलेगा समय के साथ कि एग्जैक्टली क्या क्या लाने वाले हैं, तो उस तरह से देखिए। लेकिन हाँ, कोई मेजर डिसरप्शन नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि आएगा। स्लोली देखते हैं ना, लेट्स गिव सम टाइम। बट हाँ, एटलीस्ट एक अच्छा ऑप्शन आया है, तो एक बार ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगे तो फिर देखते हैं। क्योंकि देखिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना इंडिया का, वो 70 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, ठीक है। मैंने जब अपना जॉब स्टार्ट किया था 2008, 9 जून 2008, ठीक है ना, 17 ईयर्स में कंप्लीट करने वाला हूँ वर्क एक्सपीरियंस का नेक्स्ट मंथ। उस समय 6 लाख करोड़ से भी कम था अब ये 70 लाख करोड़ के आसपास चला गया। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। और ऑफकोर्स अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ पे, अभी भी काफ़ी कम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो और प्लस बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है ना, 45+ प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड में। तो लेट्स सी कैसे आगे बढ़ता है।
उसके बाद आज का सेकंड टॉपिक था टैरिफ ना, मतलब ये बनता है कि भाई टैरिफ लगा दिया ठीक बात है। तो टैरिफ लगाने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि भाई ये जो टैरिफ से मुझे पैसा मिलेगा, तो जो टैक्स कट करने वाले हैं, टैक्स कट में रेवेन्यू लॉस होगा, तो उस रेवेन्यू लॉस को कुछ हद तक यहाँ से मैं पूरा करूँगा, ट्रम्प का ऐसा मानना है। तो अप्रैल का टैरिफ से जो टोटल जो यूएस इंपोर्टर्स ने पे किया है, इंपोर्टर्स में वो सामान बाहर से खरीद कर लाएंगे तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा, तो 16.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैसा मिला है, ठीक है, टैरिफ में अप्रैल मंथ का 16.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। जबकि ट्रम्प मानकर चल रहे हैं कि भाई उनको 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का डेली का टैरिफ चाहिए। हाँ, तो उसके मुकाबले तो बहुत कम आया है, ठीक है। 2 बिलियन मतलब 2 अगर चाहिए पर डे तो ऑलमोस्ट 60 बिलियन यूएस डॉलर्स आपको चाहिए ना, तो उसके मुकाबले तो बहुत कम है। लेकिन हाँ चलिए, स्टार्ट हुआ 16.5 पे, बुरा नहीं है। और देखिए ये जो भी टैरिफ है, कहाँ कहाँ से पैसा वो कमा रहा है, तो भाई 10% तो सभी पे टैरिफ लगाया हुआ है, बेस लाइन टैरिफ है, सभी पे 10% का टैरिफ लिखा हुआ है मिनिमम, ठीक है, जो भी सामान यूएस में जाएगा। उसके अलावा 25% लगाया हुआ है स्टील पे, एल्युमिनियम पे, उसके बाद 25% ऑटो पे लगाया हुआ है। उसके अलावा चाइना पे आपको पता है ना 145% हुआ करता था, लेकिन वो तो अब घट गया है। तो ट्रम्प के आने से पहले से ही 20% का टैरिफ चाइना पे पहले से लगा हुआ था, और अभी 30% का ट्रम्प ने एडिशनल लगाया, तो अभी चाइना पे 51% का टैरिफ है। तो ये सब कमाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी देखना है कि भाई आगे क्या करते हैं ट्रम्प। जैसे यूरोपियन यूनियन पे बोल दिया था 50% लगाएंगे, जो कि फ़िलहाल वापस कर लिया है। एप्पल पे बोल रहे हैं भाई 25% लगा देंगे। यूएस में जो भी सामान बेचना है, एप्पल या फिर सैमसंग, सभी को बोला जा रहा है कि जो भी यूएस में बेचोगे यूएस में बनाओ, बाहर से लाओगे अगर तो 25% का। देखते हैं क्या करता है, मतलब होता है इन फ्रंट्स पे। अगर यहाँ ये सब कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत टैरिफ का इनकम और उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो टोटल ना टैरिफ हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, अदर एक्साइज टैक्सेस हो गया, सब कुछ मिला के अप्रैल में अबाउट 22.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैसा बना है यूएस को। जबकि पहले पास्ट में फ्यू मंथ्स का देखेंगे ना, फ्यू ईयर्स का भी इनफैक्ट, तो पहले अबाउट 8 to 9 बिलियन यूएस डॉलर्स पैसा बना करता था। तो ये 8 to 9 बिलियन यूएस डॉलर्स से अबाउट 22 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुँच गया है। तो फ़ायदा तो मिला है थोड़ा, लेकिन हाँ मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो यूएस को ही डैमेज पहुँचेगा ना। तो कई बार हम लोग ये डिस्कस कर भी चुके हैं। चलिए ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेरी जिससे आप सभी को फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो क्वेरी है कि मान लीजिए मुझे 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वेटेज क्या होना चाहिए? क्या सभी में समान वेटेज होना चाहिए या फिर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? उसी तरह से कोर पोर्टफोलियो में, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, ईटीएफ में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में किस तरह का वेटेज होना चाहिए, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेरी है। देखिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी ना रूल नहीं है कि भाई इसी तरह का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आपके कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे 10 स्टॉक्स, मैं कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए 10 स्टॉक्स है, ठीक। तो वहाँ पे मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ है आपके पास, तो ठीक है भाई 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया सभी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई घटिया स्टॉक में तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो मतलब यूट्यूब चैनल में हमने ये हमेशा डिस्कस किया कि भाई जो भी स्टॉक होगा अच्छे क्वालिटी का होगा, वैल्यूएशन ठीक ठाक होगा। एक तो ये भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए ना आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बनाना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा रिस्की है तो उसको सैटेलाइट में डाल दिया, जो कोर पोर्टफोलियो उस पर जो अच्छे वाले पूरा डाल दिया, ठीक है। तो कोर पोर्टफोलियो में ठीक है, मान लीजिए आपने ना 7 स्टॉक्स सेलेक्ट किया कोर पोर्टफोलियो का और 3 स्टॉक्स सेलेक्ट किया सैटेलाइट पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा वेटेज कम कर दें, ठीक है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स का। मान लीजिए कि आपने कोर पोर्टफोलियो में डिसाइड किया चलो एटलीस्ट मैं 8-9-10% के आसपास का वेटेज दूंगा, या 12% 15% का वेटेज दूंगा, बेसिस योर कन्वीनियंस। सैटेलाइट वाले बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स हैं, कुछ रिस्की स्टॉक्स लिए जा सकते हैं ना, दिमाग में रख के भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है, बनेगा या डूबेगा, तो वहाँ पे थोड़ा वेटेज कम कर सकते हैं, मे बी 5%, 6%, 7%। लेकिन 5% का वेटेज तो ज़रूर रखें ना स्टॉक्स में, मतलब उससे कम रखेंगे तो पोर्टफोलियो में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ट्राई करें कि एटलीस्ट 5% के आसपास, ज़्यादा रखें तो ठीक बात है, लेकिन 5% मिनिमम का वेटेज कोशिश करें कि रखें, ठीक है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें 1-2% का वेटेज डालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे ना, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको किसी स्टॉक में इतना कन्विक्शन नहीं है कि भाई आप 1% से ज़्यादा वेटेज डाल ही नहीं पा रहे हैं, तब तो मतलब उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेसिस योर कन्वीनियंस आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी वही कर सकते हैं,
जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहाँ पे भी जैसे आप डिसाइड करें लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना, उसके आधार पे आप एलोकेशन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा अप डाउन बिल्कुल चल सकता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें तो अच्छा है ना। मान लीजिए किसी में 10% डाल दिया, किसी में 12% डाल दिया, किसी में 8% डाल दिया, किसी में 7% डाल दिया, इस तरह का चलता है। होता है ना, कुछ स्टॉक्स में आपको कुछ ज़्यादा ही कन्विक्शन है, हो सकता है, या कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका कुछ ज़्यादा ही कन्विक्शन, नहीं भाई ये तो अच्छा करेगा ही करेगा, ठीक है, वहाँ पे 2-3%, 4% एक्स्ट्रा डाल दिया, किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिस योर कन्वीनियंस थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं। बेसिक सिर्फ ये याद रखना है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कितना भी अच्छा हो, हद से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है। उसी तरह से कोई भी स्टॉक ना, अगर आपको ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसमें 1-2% इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करें, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखें। जैसे कोई स्टॉक कितना भी अच्छा हो, ठीक है ना, उसमें 20% से ज़्यादा का एक्सपोजर तो लेने का मतलब नहीं बनता, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखें। तो ऊपर नीचे दोनों का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी ना लें और बहुत कम एक्सपोजर लेना है तो इन्वेस्ट ही नहीं करें, ठीक है। और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड तो मैंने बताया ना, 4, 5, 6 बहुत है, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिस योर अमाउंट, मतलब कितना पैसा है। छोटा पैसा है तो 2-3 फंड्स बहुत है, बड़ा पैसा तो 5-6 फंड्स बहुत है। उसी में इंटरनेशनल फंड एक डाल दिया आपने, हो गया ये आपका पोर्टफोलियो। डेट फंड तो 1-2 डेट फंड बहुत ज़्यादा, 1-2 बैलेंस्ड फंड, हाइब्रिड फंड बहुत है, ठीक है। और इक्विटी में भी 4-5 फंड बहुत है, मैक्सिमम 6, उससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं पोर्टफोलियो। स्टॉक्स भी, अगर पोर्टफोलियो छोटा है, अमाउंट छोटा है, तो मे बी 5-10 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा जाने की मतलब ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स, उससे ज़्यादा जाने का मतलब नहीं बनता। फिर अगेन आपका पोर्टफोलियो में जो एक्सपोजर है पर स्टॉक वो कम होता जाएगा, ठीक है। खासकर जब आपका पोर्टफोलियो छोटा है तब इस चीज़ों का और ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्टॉक ना ले लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब किसी का हज़ारों करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 1-2% भी एक्सपोजर लेगा स्टॉक में तो उसके लिए मतलब बनता है, ठीक है ना। अब किसी का पोर्टफोलियो छोटा है, उसी में 50-60 स्टॉक्स खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक्स ना खरीदें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.